झारखंड में महिलाओं ने बड़ा खेल कर दिया है। जो आंकड़े आए हैं वो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इन आंकड़ों ने उन तमाम एजेंसियों की भी पोल खोल कर रख दी है। दरअसल ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि आने वाले रिजल्ट में क्या निकलकर सामने आने वाला है, रिजल्ट क्या होगा। दरअसल जब से ये चुनाव हुआ है और चुनाव के मतदान के बाद जिस तरीके से तमाम राष्ट्रीय चैनलों ने, एजेंसियों ने ओपिनियन पोल यानी एग्जिट पोल के जरिए एक रिजल्ट देने की कोशिश की है, उसके बाद से ही झारखंड की सियासत के गलियारों में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। झारखंड के शहरों, गांव, कस्बों में, चौक चौराहों पर यह चर्चा बना हुआ है कि झारखंड में क्या होने वाला है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के एक आंकड़े ने इन तमाम सवालों के जवाब दे दिए। ये आंकड़े इस तरीके के हैं जिससे यह साफ हो गया कि 23 तारीख को जब रिजल्ट सामने आएगा तो इस रिजल्ट में क्या परिणाम निकलकर सामने आने वाला है। आज हम इस पर बात करेंगे। दरअसल देखिए, झारखंड के अलग अलग इलाकों में घूमने वाले पत्रकारों ने जो थर्मामीटर उनके पास होता है जिससे वो नापते हैं कि हवा किस तरफ बह रही है, उनसे जब हमारी बातचीत हुई और पिछले दिनों जब हमने इस पर एक लाइव डिबेट भी किया था, तो जो ओपिनियन पोल थे, जो एग्जिट पोल थे, उससे बिल्कुल इतर ही इन पत्रकारों की राय थी। तो दरअसल ये पत्रकार क्यों ये कह रहे थे कि जो एग्जिट पोल अभी आए हैं उनमें से ज्यादातर एग्जिट पोल आने वाले 23 तारीख को फेल होने वाले हैं। इसके पीछे की वजह क्या थी, या वो ये किस दावे के साथ कह रहे थे, या उनके दावों में इतना दम क्यों होना चाहिए जिससे वो ये कह दें कि जो एग्जिट पोल हैं वो फेल होंगे। दरअसल हमारे हाथ में आज जो डेटा है उस डेटा के आधार पर आज हम ये कोशिश करेंगे कि ये समझने की, ठीक चुनाव परिणाम से एक दिन पहले, कि आखिर 23 तारीख को जब शाम में हम आपसे मिलेंगे तो उस वक्त के आंकड़े और उस वक्त का रिजल्ट क्या रहने वाला है। क्या महिलाओं ने 68 सीट पर खेल कर दिया है? क्या महिलाओं के इस खेल से 50 का आंकड़ा पार होगा? यही सवाल है। दरअसल दूसरे फेज की जो वोटिंग हुई है, उस वोटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा जारी किया है या उनके वेबसाइट पे जो डेटा आए हैं, उसमें से 38 में से 31 सीटों पर महिलाओं की वोटिंग जो है पुरुषों से ज्यादा हुई है। दरअसल ये महिलाओं की वोटिंग ज्यादा होना किस तरफ इशारा कर रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ लाइव दैनिक के एडिटर मनीष आनंद सर जुड़े हुए हैं। मनीष सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि महिलाओं ने क्या खेल कर दिया है? क्या महिलाओं के इस खेल से जो एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां हैं उनकी भी पोल खुलने वाली है? एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों के पोल तो कई बार कई चुनाव परिणाम में खुल गए। हरियाणा में भी खुला रहा, लोकसभा चुनाव के दौरान भी खुला, और अक्सर होता है 10 में से मान के चलिए कि 9 एग्जिट पोल गलत ही साबित होते हैं, क्योंकि अपने तौर पर एग्जिट पोल अपना अनुमान लगाते हुए हिसाब से करती है। लेकिन यहाँ भी एग्जिट पोल मुझे लगता है कि चौंक सकता है जब चुनाव परिणाम आएगा 23 तारीख को। तो एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां भी चौंक सकती हैं, कई लोग भी चौंक सकते हैं, कई राजनीतिक दल भी चौंक सकते हैं। जो महिलाओं ने जिस तरीके से बम्पर वोटिंग की है, और दोनों चरणों को राज मिला दीजिए तो पहले चरण में करीब 3 लाख अधिक महिला वोटर ने वोट डाले, और दूसरे चरण में करीब 2.5 लाख महिलाओं ने अधिक वोट किया पुरुषों के मुकाबले। तो ये जो 5.5 लाख के आसपास अधिक वोटिंग हुई है, ये महिला किसके लिए निकल के आई है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये बीजेपी के लिए वोट देने के लिए निकल के आई हैं, उनके गोगो दीदी योजना या केंद्र सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर वोट देने के लिए निकल के आई हैं, या फिर ये हेमंत सोरेन की सरकार ने जो मैया सम्मान योजना निकाली उसके लिए वोट करने आए हैं, या जो मैया सम्मान योजना में दिसंबर से 2500 रुपए आने वाले हैं उसके लिए वोट करके आए हैं। तो जो हमें समझ में आता है वो ये आता है कि वो किसी भी रूप से गोगो दीदी योजना, जो कि एक तरह से प्रस्तावित है जब बीजेपी की सरकार आएगी उसके लिए होगा, या लोकसभा में जो जिस तरीके से अगर ये महिलाएं इतनी भारी संख्या में आई तो ये लोकसभा चुनाव में भी आ सकती थी भारी संख्या में। लेकिन लोकसभा चुनाव में इस तरीके से बम्पर वोटिंग महिलाओं की नहीं। और आप देखिए कि नाला जैसे विधानसभा क्षेत्र में 80% तक मतदान हुआ, जिस तरीके का बंगाल में मतदान होता है 70%, 75%, 80% मतदान होता है। तो झारखंड क्या बंगाल के तर्ज की तरफ जा रहा है, जहां पर महिला वोटर बड़ी संख्या में ममता बनर्जी को लेकर वोट करती हैं,
चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा चुनाव। तो चूंकि ये बंगाल से सटा हुआ इलाका भी है, और मुझे लगता है जो ट्रेंड है वो लगता है कि वो झारखंड भी बंगाल के तर्ज पे ही वोटिंग करने जा रहा है, या महिलाओं ने झारखंड बंगाल के तर्ज पे ही वोटिंग किया। और ये जो बढ़े हुए वोट है वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि हेमंत सरकार एक तरीके से दोबारा लौटेगी, और ये बड़े आश्चर्य की बात होगी और एक रिकॉर्ड भी टूटेगा, क्योंकि अब तक 24 साल में कभी भी दूसरी सरकार ने रिपीट नहीं किया। हर बार सत्ता परिवर्तन हुआ है, लेकिन अगर जो संकेत मिल रहे हैं महिलाओं ने जिस तरीके से वोट किया है वो बता रहा है कि वो इस बार वो रिकॉर्ड टूट सकता है। झारखंड बनने के बाद पहली बार इस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई है, पहली बार महिलाओं ने इतने बम्पर वोटिंग की है। 68 सीटों पर मान के चलिए कि महिला वोटर ज्यादा निकल के आई है पुरुषों के मुकाबले। तो ये 68 सीट जो है ये बहुत कुछ तय करने वाले हैं। झारखंड की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत या आने वाले समय में मिलेगा इससे। बिल्कुल। लगभग 5,51,797 जो हैं वोट अधिक पड़े हैं महिलाओं के। और इसमें मनीष सर ये है कि दूसरे फेज में जो 38 सीटों पर मतदान हुआ है उसमें से 31 सीटें ऐसी हैं जिस पर महिलाओं की वोटिंग जो है पुरुषों से ज्यादा हुई है। अब इसमें भी देखिए कि जिन सीटों पर महिलाओं की वोटिंग पुरुषों से अधिक हुई है, मैं कुछ सीटें जो हैं आपको बताने जा रहा हूं। राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, जामतारा और दुमका, जामा, जरमुंडी, मधुपुर, सारठ, पोड़ैयाहाट, गोड्डा, महगामा, रामगढ़, मांडू, धनबाद, बगोदर, जमुआ, गांडे, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, टुंडी, सिल्ली और खिजरी। इसमें से ज्यादातर सीटें जो हैं संथाल के इलाके की हैं। अब जैसे इसमें रामगढ़ में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसमें महागामा, गुड्डा ये तो है ही। इसमें सिल्ली और खिजरी में भी महिलाओं की संख्या जो है बहुत ज्यादा निकलकर सामने आई है। जिन सीटों पर महिलाओं ने आगे बढ़कर मतदान किया है, पुरुषों से ज्यादा वोटिंग हुई है सेकेंड फेज में, जो 38 में से 31 सीटें हैं उसमें ये तमाम सीटें शामिल हैं। मुझे आप ये बताइए कि जो तमाम एग्जिट पोल अभी आए हैं उन एग्जिट पोल में महिलाओं के प्रतिशत बढ़े हैं। क्योंकि एग्जिट पोल तो ठीक वोटिंग के जिस दिन 20 तारीख को वोटिंग खत्म हुई और उसके बाद ही जो है एग्जिट पोल आ गया, मतलब शाम में एग्जिट पोल आ गया। तो शाम तक तो इलेक्शन कमीशन जो है अपना डेटा जारी करता ही नहीं है कि जो वोटिंग के परसेंटेज होते हैं पुरुष महिलाएं, पुरुष कितने वोटर्स रहे, महिलाओं ने कितनी के वोटर्स की संख्या क्या रही, ज्यादा जो है संख्या में कौन बाहर आए, युवा। तो ये आंकड़े आने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन एग्जिट पोल तो तुरंत आ गया। जैसे 5 बजे तक की वोटिंग का समय था, 6 बजे से एग्जिट पोल आना शुरू हो गया। और 6 बजे तक एग्जिट पोल जो आए हैं उसमें से कई ऐसे जो एजेंसियां हैं उन्होंने अपने हिसाब से जो है आंकड़े भी जारी कर दिए। उन्होंने अपने हिसाब से भी ये भी दावा कर दिया कि 23 तारीख को क्या होने वाला है। लेकिन जो ये इलेक्शन कमीशन का आया है अभी आंकड़ा, इस इलेक्शन कमीशन के आंकड़े के हिसाब से आपके हिसाब से क्या लगता है, जो संथाल, जिस संथाल को लेके इतना डुगडुगी बजाया गया, इतना हो हंगामा किया गया, जिस संथाल के बारे में ये कहा गया कि वहां की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई है, वहां जो है आदिवासी अब रह नहीं पा रहे हैं, उनको घर से बेघर कर दिया जा रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही है। हालांकि हमने तो ग्राउंड रिपोर्ट में जाकर दिखाया भी। मुझे सर ये समझाइए कि जो ये महिला वोटर्स की संख्या बढ़ी और खासतौर से संथाल के इलाके में जो ये तमाम सीटें हैं, ये क्या किस और इशारा कर रही है? देखिए राज, मुझे लगता है कि एक तो मैया सम्मान योजना है और दूसरा आदिवासी अस्मिता, खासतौर पे महिलाओं को लेकर जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं द्वारा ये बात कही गई कि देखिए ये अपनी बेटियां जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को दे रही हैं। और इस पर हमने कई मीडिया रिपोर्ट्स भी देखे, अलग अलग चैनलों के द्वारा मीडिया रिपोर्ट्स देखे, यहाँ तक कि बीबीसी की भी एक मीडिया रिपोर्ट्स कल मैंने देखी। उसमें महिलाएं इस चीज से बहुत आहत हुई, जिस तरीके से महिलाओं को लेकर कहा गया कि देखिए ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देते हैं और बांग्लादेशी घुसपैठियों से महिला अपनी बेटियां दे देते हैं, उनसे शादी कर लेते हैं, तो उनकी अस्मिता को उससे ठेस पहुंचा। तो मुझे लगता है कि खासतौर पर जिस बात का आपने जिक्र किया कि संथाल के इलाके में जो है वोटिंग ज्यादा है, और नाला भी देख लीजिए तो नाला भी उसी संथाल इलाके में जहां पर 80% मतदान हुआ है। तो अमूमन 68 सीटों पर तो महिला वोटर निकल के आई हैं, लेकिन
संथाल के इलाके में विशेष तौर पे संथाल के लगभग सभी सीटों पर महिला वोटर बड़ी खुलकर निकल के हैं पुरुषों के मुकाबले। तो ये मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में संथाल के इलाके में मैया सम्मान योजना के अलावा एक और फैक्टर के रूप में जो है वो जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों के बहाने जो है आदिवासी महिलाओं को जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि उनको टारगेट किया गया, हाँ टारगेट किया गया, ये भी एक फैक्टर बना। और तीसरा फैक्टर के रूप में मुझे लगता है कि जिस तरीके से कल्पना सोरेन का राजनीतिक उभार हुआ है, वो एक स्टार प्रचारक के रूप में निकल के आई हैं, तो ये बताता है कि महिलाएं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए संभावित है, ये हमारा अनुमान है कि महिलाएं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लिए बहुत तेजी से घर से बाहर निकल के आई हैं, वोटिंग किया। युवाओं में खासतौर पे जो 18 साल से 25 साल की युवतियां हैं, जो एक तरीके से पहली वोटर मैं उसी पे आ रहा था, मैं उसी पे आ रहा था मनीष सर, क्रेज था। मैं उसी पे आ रहा था सर। जो सीटें हैं उसमें 11,93,983 युवा वोटर जो है उनके वोट निर्णायक होंगे। मतलब ये जो आंकड़े हैं 11,93,983 जो इलेक्शन कमीशन के अपने आंकड़े हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि ये युवा वोटर्स हैं, जो नए वोटर्स हैं जो निर्णायक होंगे। तो युवाओं के बारे में इस तरह की राय बनाई गई और युवाओं के बारे में इस तरह के जो है इस तरह की बातें भी सामने निकल कर आई कि युवा जो हैं वो जो है सरकार के खिलाफ में है और रोजगार के मसले पे सरकार को घेरने जा रहे हैं। ठीक है, ये तो एक मुद्दा है, इस मुद्दे पे बात भी होनी चाहिए, रोजगार के मुद्दे पे। लेकिन जो आंकड़े हैं उसमें एक बड़ी जो है गौर करने वाली बात है, ये जो 11,93,983 मतलब जो नए युवा वोटर हैं सर, इसमें 5,21,395 पुरुष हैं और 6,72,575 जो हैं वो महिलाएं शामिल हैं। दोनों चरण में 6 लाख महिलाओं पुरुषों की तुलना में अधिक वोटिंग की है। अब युवा वोटर में महिलाओं की संख्या ज्यादा है, तो इसलिए चुनावी परिणाम तो चौंकाने वाले होंगे ना। महिलाओं के लिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले 18 वर्ष से जो आयु की जो बच्चियां थी उनको मैया सम्मान से नहीं जोड़ा था, लेकिन जब बाद में उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्हें भी जोड़ा जाना चाहिए, तो उन्होंने 18 वर्ष से लेकर जो है उसके बाद 18 से 21 वर्ष के बीच वाले जो आयु वर्ग है उसके उन बच्चियों को भी इस मैया सम्मान योजना में जोड़ दिया, तो इसका फायदा जो है उन्हें भी मिला। तो ये जो युवा वोटर है इसमें तो महिलाओं की संख्या यानी बच्चियों की संख्या ज्यादा है, तो ये किस तरफ इशारा कर रही है? यही बात राज में कह रहा था कि जो नए वोटर हैं वो किससे प्रभावित हो रहे हैं झारखंड में, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा होता है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो हम देखते हैं कि क्योंकि वोटर तो वही होते हैं, लोकसभा चुनाव का परिणाम कुछ और होता है, विधानसभा चुनाव का परिणाम कुछ और होता है। अगर ऐसा होता है कि जो वोटर लोकसभा में वोट करते हैं किसी पार्टी विशेष को, वो विधानसभा में भी उसी पार्टी विशेष को करे, ऐसा होता नहीं है। उसमें से बहुत सारे ऐसे वोटर होते हैं जो शिफ्ट होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये शिफ्ट हुए हैं और खासतौर पे जो युवा वोटर है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस या हेमंत सोरेन की सरकार के लिए ज्यादा शिफ्ट हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि इसकी संभावना मुझे कम लगती है कि महिलाएं बीजेपी को वोट करने के लिए निकल के आएंगी, इसकी संभावनाएं कम है। झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस के लिए निकल के आ सकती हैं, उसके लिए 2-3 बड़े कारण बनते हैं। एक तो मान लीजिए चलिए कि मैया सम्मान योजना है, दूसरा कल्पना सोरेन जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी महिला फिगर, महिला नेत्री के रूप में उनका वो उभर के आई हैं, उनके प्रति जो आकर्षण है, और आपने और हमने उनकी कई सभाओं को भी देखा है, उसमें किस तरीके से लोग जुट रहे हैं। महिलाएं विशेष तौर पे, खासतौर पे युवा जो युवतियां हैं वो बहुत तेजी से उनके प्रति आकर्षित हुए हैं और उनमें संभावनाएं देखी जा रही हैं झारखंड की राजनीति को लेकर, कल्पना सोरेन को लेकर। तो ये मुझे एक बड़ा फैक्टर नजर में आता है कि जो युवा वोटर हैं और खासतौर पे जो महिला वोटर हैं वो बीजेपी की तरफ जाने की जगह वो हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन के प्रति उनका लगाव या उनका झुकाव कहीं ज्यादा होगा। हालांकि अब 23 तारीख को जो चुनाव परिणाम आएगा उसमें ये बातें स्पष्ट हो पाएंगी, जो जिस बात का हम आप जिक्र कर रहे हैं या जो मैं आपको
जिस बात का की संभावना लग रही है, क्या वो सही है या गलत है। लेकिन मैं पूरी तौर पे एक तरीके से आश्वस्त हूँ कि जो हम संभावनाएं जता रहे हैं, और आपने और हमने कई चुनावों को भी कवर किया, वोटरों के मिजाज को भी समझा है, परखा है, तो जो ये वोटर का मिजाज है वो ये बताता है कि इस बार महिलाओं का झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति लगाव बीजेपी के मुकाबले कहीं ज्यादा दिखा है। एक चीज और है, एक जो हॉट सीट है सरायकेला, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि सरायकेला से पूर्व सीएम चंपई सोरेन जो हैं इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े हैं, और उससे पहले वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर हैं। इस बार जो सरायकेला का पैटर्न, वोटिंग पैटर्न आया है सामने, और उसके बारे में भी थोड़ा बताइए, क्योंकि नजरें तो सबकी सरायकेला पर भी टिकी हुई हैं, जामताड़ा पे भी टिकी हुई हैं, क्योंकि ये जो सुरमा है, अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के तीर धनुष को लेकर आगे बढ़ते थे, लेकिन अब हाथ में कमल थाम लिया है, तो अब तो सवाल ये उठता है कि कमल को कितनी ताकत वो दे पाएंगे। तो जरा सरायकेला के इस पैटर्न को समझाइए सर, कि 2019 की तुलना में यहाँ 4.25% जो है अधिक मतदान हुआ है। मतलब 2019 के विधानसभा चुनाव में जो वोटिंग प्रतिशत था, उससे लगभग 4.5% जो है ज्यादा वोटिंग वहां पर हुई है। और अब ये बड़ा दिलचस्प है कि 2019 से 4 दशमलव ज्यादा वोटिंग जो हुआ है, ये जीत के अंतर को बढ़ाता है या फिर उनके लिए परेशानी पैदा करता है? मतलब ये चंपई सोरेन को फंसाएगा, या चंपई सोरेन के पक्ष में जो है ये लोग बाहर निकले? थोड़ा ये बताइए कि ये 4% लोग जो हैं वो कौन है? चंपई के समर्थन वाले हैं, कि चंपई के विरोध वाले हैं, कि चंपई सोरेन ने जेएमएम छोड़कर बीजेपी को का हाथ पकड़ लिया, बीजेपी का कमल थाम लिया? देखिए, सरायकेला में एक ऐसी सीट थी जहां पर पुरुषों ने ज्यादा मतदान किया महिलाओं के मुकाबले, और उस क्षेत्र में सरायकेला विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां, और हम गए थे तो वहां मुझे जो महसूस हुआ, वहां पर चुनाव में प्रलोभन का भी एक दौर उस क्षेत्र में देखा गया। अलग अलग तरीके से वोटर को प्रभावित करने की कोशिशें हुई, दोनों तरफ से हुई होंगी, बीजेपी की तरफ से भी हुई होंगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी हुई है। तो मुझे लगता है कि जो वो एक जो राजनीति में खासतौर पे वोटर को प्रभावित करने की जो कोशिशें होती हैं अलग अलग पार्टियों के द्वारा, तो ये जो पुरुष वोटर वहां बढ़े हैं, तो मुझे इस बात का अंदेशा है कि ये जो पुरुषों की वोटिंग प्रतिशत सरायकेला में ज्यादा रही है, वो जिसने वोटरों को ज्यादा प्रभावित किया होगा अपने प्रलोभन के माध्यम से, तो हो सकता है कि ये उनकी संभावना जीत को लेकर ज्यादा हो, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे वो बीजेपी हो, उनमें से जिन्होंने भी ज्यादा प्रभावित किया होगा प्रलोभन के माध्यम से, उनकी जीत की संभावनाएं ज्यादा मुझे लग रही हैं, और इसलिए वहां पर भी वोटिंग, पुरुषों का भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है और ओवरऑल वोटिंग प्रतिशत उस इलाके में बढ़ा है। अमूमन ये माना जाता है कि जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो बदलाव के लिए बढ़ता है, तो क्या ये वोटिंग प्रतिशत बदलाव के लिए बढ़ा है, ये भी एक विषय है, क्योंकि अगर पूरे झारखंड को बृहद पैमाने पर हम देखते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। लेकिन विधानसभा वाइज हो सकता है कि स्थितियां परिस्थितियां अलग होती हैं, जरूरी नहीं कि हर विधानसभा में एक ही फार्मूला लागू हो कि आपको वोटिंग प्रतिशत बढ़े तो वो बदलाव के लिए भी बढ़े। कई बार आपको बरकरार रखने के लिए भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है। तो क्या सरायकेला में बदलाव के लिए वोटिंग प्रतिशत हुआ है, या फिर यहाँ कोई और फैक्टर काम कर रहा है, ये थोड़ा सा इस पर सस्पेंस और संशय की स्थिति है, और इसलिए सरायकेला का चुनाव परिणाम चौंका सकता है, इसकी भी एक संभावनाएं जताई जा रही हैं। अच्छा, एक चीज और है सर, कि जो फेज 1 है, फेज 1 में बड़का गांव, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी, ईचागढ़, सरायकेला और रांची में पुरुष जो है, पुरुष मतदाता वो महिलाओं से ज्यादा रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप सेकेंड फेज में देखें तो देवघर, सिंदरी, बोकारो, निरसा, धनबाद, झरिया और बाघमारा में जो है पुरुष वोटर ज्यादा रहे। तो ये जो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर महिलाओं से ज्यादा पुरुष दिखाई दिए हैं, तो यहां आपको क्या दिखता है? ये पैटर्न क्या बताता है? देखिए राज, ये पैटर्न बता रहा है कि पुरुष वोटर जिनका नाम, जिन विधानसभा क्षेत्र का नाम लिया, उन सब में पहले चरण में वोटिंग हो चुकी है, चाहे बड़का गांव हो, जुगसलाई हो, जमशेदपुर पूर्वी, ईचागढ़, सरायकेला, रांची।
लेकिन दूसरे चरण में जो जिन सीटों का जिक्र है जिसमें महिलाएं बहुत ज्यादा संख्या में आई हैं, वो दूसरे चरण के फेज हैं, चाहे देवगढ़ हो अच्छा। या अन्य सीटें हो, बागमारा, निरसा, सिंदरी, जो भी सीट है। तो ये हम्म। बताता है कि महिलाएं पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में कहीं ज्यादा निकल के सड़क वोट करने के लिए आई हैं। तो वो दूसरे चरण में ज्यादा क्यों निकल के आई हैं, ये हम बता चुके हैं कि दूसरे चरण में इसकी संभावना है कि वो सरकार को बरकरार रखने के लिए या मैया सम्मान योजना से प्रभावित होकर या कल्पना सोरेन में एक राजनीतिक संभावना को देखते हुए वो लोग निकल के आए होंगे। तो ये एक बड़ा बदलाव है और ये बताता है कि दूसरे चरण में महिलाओं में उत्साह कहीं ज्यादा रहा है पहले चरण के मुकाबले। इसीलिए जो सीटें हैं जिनमें महिलाओं ने ज्यादा वोट किए वो दूसरे चरण के हैं, और वो सीटें जिनमें पुरुषों ने ज्यादा वोट किए वो पहले चरण के हैं। हालांकि पहले चरण में भी महिलाओं ने इन सीटों के अलावा अन्य सीटों पर बड़ी तादाद में वोट किया था, लेकिन उसका अगर हम देखें तो सिर्फ पहले चरण के ही ऐसे सीट हैं जहां पर पुरुषों ने ज्यादा वोट किए, दूसरे चरण में ऐसी कोई भी सीट नहीं है। तो ये तो महिलाओं का जो ये महिला वोटरों का जिस तरीके से इस पूरे चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने मतदान किया और जिस तरीके से वो बाहर निकल कर आए और एक तरीके से कहा जाए तो पुरुषों को पीछे छोड़ दिया, तो ये क्या इस तरफ इशारे कर रहे हैं कि जो एग्जिट पोल आए हैं अब तक, जिसमें जिनमें से ज्यादातर एग्जिट पोल ने जो आंकड़े दिए हैं उसमें उन्होंने एनडीए को बढ़त दिखाया है। खास तौर से कई एग्जिट पोल ने तो 50 के आंकड़े भी पार करा दिए हैं एनडीए को। तो मुझे ये समझाइए सर कि एग्जिट पोल एक बार फिर से अपनी विश्वसनीयता 23 तारीख को खोने जा रहा है। जो उनके मठाधीश लोग हैं जो बैठे बैठे एजेंडा फिक्स करते हैं दिल्ली के लुटियंस जोल के आलीशान होटल में बैठ के, ग्राउंड पे तो उनके लोग दिखाई नहीं देते हैं। हम जैसे पत्रकार जब ग्राउंड में घूमते हैं तो एजेंसियों के लोग तो दिखते नहीं है। हाँ, हमारे जैसे पत्रकारों के पास वोटिंग के आखिरी दिन जो है शाम में जरूर 10-5 फोन ऐसे आते हैं जो पूछते हैं कि माहौल क्या था, कहाँ से बोल रहे हैं भाई, हम तो जानते नहीं आपको, हम सर दिल्ली से बोल रहे हैं, आपका नंबर फलाने जगह से मिला था, थोड़ा बताइए ना कि फलाने शिकारीपाड़ा में क्या हुआ, लिट्टीपाड़ा में क्या हुआ। तो हमसे वो आंकड़े लेते हैं, फिर उस हिसाब से जो है आंकड़े बना के वो थर्ड पार्टी होते हैं, वो एजेंसी को देते हैं, एजेंसी जो है चैनल तक वो बातें पहुंचाता है। ये तो खैर एक एग्जिट पोल वाला पैटर्न की बात मैं कर रहा था। तो मेरा ये सवाल है कि क्या ये जो एग्जिट पोल है उनके मठाधीश एक बार फिर से धाराशायी होंगे 23 तारीख को? देखिए, एक बात तो सही है कि एग्जिट पोल जो है वो मनोरंजन का ही विषय है, क्योंकि वोटिंग खत्म होने से लेके काउंटिंग के बीच की कुछ एक तरह से कहिए तो निष्क्रियता रहती है, तो उसमें मनोरंजन करने के लिए एग्जिट पोल होते हैं और तमाम तरह के एग्जिट पोल भी किएंगे। लेकिन मैं इस बार एक एग्जिट पोल की बात करूंगा, एक्सिस माई इंडिया की, क्योंकि प्रदीप गुप्ता जिन्होंने ये एग्जिट पोल करवाया है, लोकसभा चुनाव में वो गलत लोकसभा साबित चुनाव हुए, उनकी काफी फजीयत भी हुई थी। फजीयत हुई, हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी फजीयत हुई, लेकिन एक मीडिया हाउस में उन्होंने बात करते हुए झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि अगर इस बार वो एग्जिट पोल गलत होगा तो वो कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं या इस तरह की चीजें छोड़ भी सकते हैं। और अच्छा, उनके छोड़ बात को देंगे। मैं सुन रहा था तो हाँ, तो उनकी बात को मैं सुन रहा था तो उन्होंने जो पॉइंट्स उठाए हैं राज, मैं उससे बहुत हद तक, वैसे मैं एग्जिट पोल से सहमत नहीं हूँ किसी भी, चाहे वो किसी भी पक्ष को लेकर किया गया हो, लेकिन एक्सिस माई इंडिया के कुछ कुछ पॉइंट से मैं सहमत हूं जो हमने और आपने दोनों ने ग्राउंड में महसूस किए। कुछ कुछ ऐसे मुद्दे थे जो लगा कि कहीं ना कहीं इस बार एक्सिस माई इंडिया ने ग्राउंड पर जाने की जरूरत की है। ड्राइंग रूम की जगह फील्ड में संभावना है कि एक्सिस माई इंडिया की टीम फील्ड में उतरी होगी। वैसे आपने बता ही दिया कि कैसे ड्राइंग रूम में बैठ के फोन पे बात करके एग्जिट पोल बना लिया जाता है, दिल्ली में बैठ के ही झारखंड की राजनीति तय कर ली जाती है। लेकिन इस बार उन्होंने 2-3 जो पॉइंट उठाए उसमें जयराम महतो का भी एक पॉइंट उन्होंने उठाया कि जयराम महतो करीब 7-8% वोट ले आएंगे लेकिन वो सीट में कन्वर्ट नहीं होगा। मैया सम्मान योजना को लेकर भी उन्होंने कहा कि उसका क्या असर है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दा का क्या असर है। उन्होंने बताया कि बांग्लादेशी घुसपैठिया कोई मुद्दा इस तरीके से नहीं बन पाया। तो जो हम और आप ग्राउंड में महसूस कर रहे थे उस तरह की चीजें हमें, मुझे लगा कि प्रदीप गुप्ता भी उसी आसपास में बातें कर रही, इसलिए मुझे लगता है कि इस बार एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल है वो थोड़ा सा मुझे जो चुनाव परिणाम एक संभावित है उसके करीब मुझे दिखा है। वैसे मैं नहीं कह सकता हूं कि ये बिल्कुल सही होगा और ना मैं इस पर पूरी विश्वास, लेकिन मुझे लगा कि उन्होंने बहुत हद तक इस बार ग्राउंड वर्क किया है। बाकी जो एग्जिट पोल है
उनकी विश्वसनीयता पर मुझे अभी भी सवाल है। एक्सिस माई इंडिया को भी मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन उनका लगा है कि उन्होंने कुछ ग्राउंड वर्क किया और कुछ मुद्दे जो कि झारखंड में तैर रहे थे चुनाव के दौरान, उन मुद्दों को टच किया है और उससे जो एक आकलन उन्होंने किया है, वो मुझे लगता है कि जो चुनाव परिणाम आएगा वो उसके आसपास आ सकता है। इसलिए एग्जिट पोल की बात को हम थोड़ा सा किनारे कर देंगे और जो ये बढ़े हुए महिलाओं के वोटिंग पैटर्न है वो बता रहे हैं कि झारखंड में इस बार चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। खासतौर पे जो हेमंत सोरेन की सरकार है उसकी रिपीट होने की संभावना ज्यादा जताई जा रही है। और जिन लोगों ने ग्राउंड में रिपोर्टिंग की है, जिन्होंने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में का दौरा किया, हम पत्रकारों में से जिन्होंने दौरा किया, उनमें से लगभग मुझे लगता है कि सभी का ये मानना है, भले वो ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड जो भी कहते हो, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन सबका मानना है कि पलड़ा जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहीं भारी नजर आया है इस चुनाव के दौरान। आखिरी कमेंट चाहेंगे सर, जो आंकड़े होंगे कल शाम में वो 50 के आसपास पहुंचेगा? देखिए, एक अंडर करंट की बात बार बार की जा रही है और हर चुनाव में होता है कि एक अंडर करंट होता है। तो अगर कुछ अंडर करंट है तो वो हेमंत सोरेन के खिलाफ नहीं है, हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ नहीं है। अंडर करंट कोई ऐसा हमें नहीं नजर आया है और एक्सिस माई इंडिया ने भी यही बातें कही थी कि कोई सरकार के खिलाफ कोई लहर नजर नहीं आया। तो ये अगर कुछ अंडर करंट है तो वो सरकार के खिलाफ नहीं है, कुछ अंडर करंट है तो वो बीजेपी के फेवर में भी नहीं है। जहां तक हमने महसूस किया वो बीजेपी के फेवर में नहीं है। तो अगर अंडर करंट कुछ है, तो अगर वो अंडर करंट काम करेगा तो बहुत अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं, बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। हालांकि करीब 1-1.5 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत कड़ा मुकाबला है, बहुत नजदीकी मुकाबला वहां जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लग रहा है कि अगर ऐसी स्थिति बढ़ेगी तो मामला क्लीन स्वीप तक भी जा सकता है। अगर क्लीन स्वीप की तरफ जाएगा तो वो किसी न किसी तरीके से इंडिया अलायंस की तरफ जाएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ जा सकता है। बीजेपी की तरफ क्लीन स्वीप होता हुआ नहीं मुझे दिखाई दे रहा। अगर बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में भी जाएगी तो वो बहुत नजदीक, बहुमत के बहुत नजदीक तक जा सकती है। और जो 50 का आंकड़ा आप कह रहे हैं कि उस आंकड़े के आसपास बीजेपी जाएगी, ये मैं कतई मानने को तैयार नहीं हूं। अगर उस आंकड़े के आसपास कोई जा सकता है तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने गठबंधन के साथ जा सकती है। बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला हमारे लिए और आप हमारे साथ जुड़े। दरअसल देखिए, हम जो एग्जिट पोल आया है उस समय से ही ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग विधानसभा क्षेत्रों में ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग करने के बाद हमने जो ग्राउंड पर देखा, उसी आधार पर हम ये कह रहे हैं कि जो तमाम जो एग्जिट पोल आए हैं उस एग्जिट पोल में सच्चाई जो है उसका छौंका कम है। मतलब वो सच्चाई जो दिखनी चाहिए वो इसमें नहीं दिख रहा है। जैसा मैंने आपको कहा कि एक पैटर्न एग्जिट पोल का इस तरह से चला हुआ है कि एक तो चैनल जो है किसी एजेंसी को ये काम देते हैं, वो एजेंसी किसी थर्ड पार्टी को ये काम देती है, और वो थर्ड पार्टी जो है हमारे जैसे पत्रकार जो ग्राउंड पर घूम रहे होते हैं उनको वो फोन करते हैं और हमसे वो डेटा लेते हैं, हमसे वो जो वहां के माहौल है उसके बारे में समझते हैं, वहां के वोटिंग पैटर्न के बारे में समझते हैं और उस आधार पर वो आकलन कर लेते हैं कि वो पर्टिकुलर सीट जो है विधानसभा सीट वो किस तरफ जा रही है। मतलब ये जो पैटर्न है एग्जिट पोल करने का, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो बड़े विश्लेषक हैं, वो भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे। इस वजह से भी एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों की विश्वसनीयता कम होती दिख रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि महिलाओं ने 68 सीटों पर जिस तरीके से बढ़ चढ़कर वोटिंग की है, पुरुषों के मुकाबले उनकी संख्या ज्यादा रही है, तो सवाल यह है कि ये महिलाएं किसकी नैया पार लगाएगी, किसको डुबोएगी, ये तो 23 तारीख के शाम में ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी होगा वो अप्रत्याशित होगा। अब ये भी बड़ा सवाल है कि कई एग्जिट पोल में 50 के आंकड़े को भी दिखाया गया है। अब ये 50 का आंकड़ा कौन छुएगा ये 23 को पता चलेगा। लेकिन जो भी ये आंकड़ा छुएगा उसके पीछे महिलाओं की भागीदारी सबसे बड़ी होगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।